Hello everyone. So this is the final lecture of atomic structure. ठीक है, 6th लेक्चर है आज और आज हम चैलेंजिंग टेस्ट 2 का डिस्कशन करेंगे जो हमने आपको कल दिया था ना, शाम को दिया था कल सॉल्व करने के लिए, उसका भी डिस्कशन। सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और डिफिकल्टी के हिसाब से भी हम रेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल जो था आपका दैट वाज ऑन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाला। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का वैल्यू दिया गया था 4/7 और आपको कहा गया था कि पहला पार्ट कि अदर पैरामीटर्स के बीच का रेशियो बताना है अगर एक पैरामीटर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, h बाय रूट अंडर 2m1 ke1 इंटू रूट अंडर 2m2 ke2, ठीक है, ओवर h इज इक्वल्स टू 4/7। ठीक है, अब सिंस काइनेटिक एनर्जी सेम है तो यहाँ से यहाँ हट गया और ये भी कट गया। तो एक्चुअली जो हमारा रेशियो निकला वो किसके बीच में निकला? वो निकला हमारा मास के बीच में। ठीक है, तो रेशियो कितना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो m2 बाई m1 कितना आ रहा है? 16/14 है। तो एक बार इसको हम देखेंगे, ध्यान से देखिए एक बार। तो आई थिंक समझ आ गया होगा आपको फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट में वही था, अदर पैरामीटर्स लिखा हुआ था। पैरामीटर्स में एक मास ही बचा और सारे तो प्लैंक कांस्टेंट है, वो तो दोनों के लिए बराबर ही होगा और काइनेटिक एनर्जी हमें बराबर दे दी है, तो मास ही में एक तरह से रेशियो आपको लिखना था। अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो 15 वोल्ट्स, तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसका डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखाया था, यूनिक फॉर्मूला आता है वो ड्राइव करना पड़ता है, जिनको आता है हमने क्लास करिए डायरेक्ट कर देंगे। 15 है तो यहाँ पर 3 डाल देंगे और एंगस्ट्रॉम में लिख देंगे, तो ये √10 आ जाएगा। √10 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, एक एक्सप्रेशन हमने दिया है 2πr इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। इसका मतलब, इससे क्या मतलब पता चलता है कि जितने वेव्स होंगे उतने शेल्स होंगे, मतलब ये डी ब्रोगली का ही एक पार्ट है। ठीक, उसका थोड़ा सा अलग वर्जन है। यहाँ से हमें बताना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता क्या है? h/p, कह लीजिए h/mv, फिर कह लीजिए h/√2m काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा? 2π, रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है a0, और नंबर ऑफ शेल्स को यहाँ पर n डैश लिखेंगे। ये n अलग है, ये n डैश स्क्वायर मान लीजिए ओवर z मान लीजिए इज इक्वल्स टू n h/√2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है सो डी ब्रोगली वेवलेंथ को यहाँ पर डाल के और फिर आप फर्दर यहाँ पर क्या निकाल लेंगे आपका, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। देखिए एक तरीका ये है, ठीक है, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, या फिर एक तरीका ये भी है कि अगर 2πr इज इक्वल्स टू एन लैम्डा गिवन है ना, तो आप क्या कर लो, आप यहाँ पर लैम्डा निकाल लीजिए, दैट इज 2πr/n, और इसको फिर आप इक्वेट कर दीजिए डी ब्रोगली वेवलेंथ गया है तो इसको इसके मेन फार्मूले से इक्वेट करके आप यहाँ पर मोमेंटम के का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं nh/2πr, या फिर आप इसको मास इनटू वेलोसिटी लिखेंगे तो फिर वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा कि nh/2πrm। इस तरह से चीज़ें यहाँ पर चलेंगी। काइनेटिक एनर्जी का भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का कैसे लिखेंगे? मोमेंटम क्या आ गया? nh/2πr, मोमेंटम को क्या लिख देंगे? p² कर देंगे पहले, n² h² ओवर 4π² और आपका r²। ठीक है, मोमेंटम को लिख देंगे क्या होता है मोमेंटम? √2m काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर 2m डायरेक्ट आ जाएगा तो स्क्वायर कर दिया, 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू n² h² ओवर 4π² r²। काइनेटिक, यहाँ से आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ गया चेक कर लेंगे एक बार। यार यहाँ पर हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? n² h² बाई 4π² r²। अब यहाँ पर 2m कर दीजिए, तो ये काइनेटिक एनर्जी के बीच में भी एक्सप्रेशन आ गया। इस तरह से हम चीज़ों को प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक समझ में आ गया होगा आपका ना।
अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हम थोड़ा सा रेट कर देते हैं। क्वेश्चन वाज डूएबल। ओके, सो डिफिकल्टी के हिसाब से अगर मैं रेट करूं, ये टॉपिक आसान है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो क्वेश्चन इसके काफ़ी मुश्किल आपको नहीं मिलेंगे, जैसे आपको केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन में फंसाया और वो थोड़ा। स्टिल क्वेश्चन अच्छा है, तो ऑलमोस्ट डिफिकल्टी विल बी नियर टू 5.5। ठीक है, और ये डिफिकल्टी ओवरऑल देख लीजिए, मेंस के हिसाब से देख लेंगे, एडवांस के हिसाब से देख लेंगे और नीट के हिसाब से देख लेंगे, तो फिर आपका यहाँ पर आपका मॉडरेट साइड पे आप कह लो, इजी टू मॉडरेट, ये एडवांस में तो इजी ही आएगा, ये कंसीडर होगा, और नीट में ये मॉडरेट चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा बेटर सवाल है, इसमें हमने दो चीज़ें दी हैं, ए और बी। ये जो दिया है वो डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन एंड रियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। तो कॉपर का क्या है, एक्सपेक्टेड क्या था हमारा, आर्गन 4s2 3d9, बट रियल क्या है, आर्गन 4s1 3d10 ड्यू टू ग्रेटर हायर स्टेबिलिटी ऑफ डी वाला है ना, डी का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, इसलिए हो गया, हमने पिछली क्लास में बताया। अब इनमें हमें देखना है, तो यहाँ पर देखिए कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अब डायरेक्ट काउंट करेंगे, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। डिफरेंस इन स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो, सीधा सीधे देखने स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये यहाँ पर 1 कैसे हुआ, ये आपको आई थिंक पता होगा, स्टिल मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 ऐसे चलेगा, कोई रूल का वायलेशन नहीं है। ठीक है, तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो आ गई वो सीधा सीधी 0 आ गई। जब ए की वैल्यू ही 0 हो गई तो बी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, है ना, इसमें बी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, हालांकि मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे बी सॉल्व, बट बी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ए 0 आ गया, मैंने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया था, तो ऑलरेडी वैल्यू पूरा पूरा 0 हो गया। बट सवाल अच्छा था, बी पार्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तब इसका डिफिकल्टी रेट करेंगे। ठीक है, तो बी पार्ट क्या है इसका, रेशियो ऑफ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो क्या होगा, μ1 बाय μ2 कैसे करेंगे, रूट अंडर n1 into n1 plus 2 by n2 into n2 plus 2। आई थिंक फॉर्मूला पता होगा स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट का, क्या होता है, रूट अंडर n into n plus 2 और मैग्नेटॉन। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन का रेशियो है 5/6, यहाँ पर भी 5/6। ठीक है, तो अगर मैं n1 को 5 मान लेता हूँ, मान लीजिए n2 को, और मैं ये होता तो ऐसे डायरेक्ट माना नहीं जाता, के करके माना जाता है, बट यहाँ पर मैंने के को 1 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये रूट अंडर 5/6 और 5 to 7 6 to 8, बस 7 बच्चे 35 और 8 से 48, रूट अंडर 35/48 यहाँ पर हमारा वैल्यू। क्लैरिटी, पक्का पक्का वाला क्लैरिटी है भाई। ए 0 हो गया तो हमारा ओवरऑल वैल्यू जो हमें निकालना था, a माइनस बी बाई ए प्लस बी ए स्क्वायर, ये हमेशा अपने आप 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन का अगर मैं स्तर बताऊँ, लेवल बताऊँ, उससे तो बेटर डिफिकल्टी है इसकी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का एक्सपेक्टेड और रियल ये दो वैल्यू पूछे गए, तो 6/10 मीन्स मॉडरेट, नीट, मॉडरेट, एडवांस, इजी से मॉडरेट। ठीक है, इस पर क्वेश्चन नंबर 3 जो था हमारा, ये थोड़ा सा मतलब और बेटर सवाल था, क्योंकि इस सवाल में हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इक्वेशन यूज होगा। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स और डेल्टा बी इज ग्रेटर देन एच कट बाई 2, है ना। तो कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी x1 है और
मतलब डेल्टा x1 एंड डेल्टा p1 है फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल ए। तो अगर ए के लिए लिखना चाह रहे हैं तो डेल्टा x1 डॉट डेल्टा p1 है ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाय 2। अब बी के केस में क्या है कि पार्टिकल बी का दिया हुआ है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज डबल द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। थोड़ा सा यहाँ पर घुमाया गया है हमें, तो यहाँ पर मैं इसका अलग आगे नेक्स्ट स्लाइड पे इसको मैं समझाता हूँ। देखिए थोड़ा ध्यान से कैसे इसको करेंगे टाइप। देखिए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा। पहला केस मैंने लिख दिया था डेल्टा x1 डॉट डेल्टा p1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाय 2। अब जो दूसरा केस बनेगा तो लिखने के लिए पहले फर्स्ट केस को यहाँ पर एक बार फ्रेश में लिख लेते हैं, चीज़ें थोड़ी क्लियर देखेंगे। दूसरे केस में क्या है कि पोजीशन का जो अनसर्टेनिटी है यानी डेल्टा x2 जो है वो डबल है डेल्टा आपके v1 से। तो 2 टाइम्स डेल्टा v1 डॉट मोमेंटम का क्या कहानी दिया गया, 4 टाइम्स द पोजीशन का 4 टाइम्स डेल्टा x1। और जब ये पूरा कहानी हो रहा है तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के यूज करके एक्सप्रेस करना है, तो हम एक्सप्रेस कर ही रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाई। तो एक बार दोनों को डिवाइड करेंगे या फिर दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर 1 बैठ जाएगा ना। और यहाँ पर आप देखिए डेल्टा एक्स वाला कट जाएगा, 1/8 का फैक्टर बचेगा। और मोमेंटम को आप लिखोगे मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ का ऐसे डेल्टा में है ना। और यहाँ पर ये डेल्टा एक्स v1 इस तरह से आ गया। तो मास जो आ गया आपका ए का किस हिसाब से आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 यूनिट्स। इस तरह से आप जो है सो यहाँ पर इन्होंने कहा था रेशियो, तो रेशियो तो हमने पैरामीटर्स के बीच में ले ही लिया, तभी हमें चीज़ें पता चली यूजिंग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना। और फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन के आ जाता है, तैयार हो जाता है। एक बार इसको अच्छे से देखिए, आई होप क्लैरिटी होगी इस क्वेश्चन। सो रेटिंग कैसे रहेगी इसकी डिफिकल्टी के हिसाब से। जैसे हम देख पा रहे हैं सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं डिफिकल्टी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है ना। यहाँ पर हालांकि ज़्यादा पंगा नहीं था, ये 6 ही पे रहेगा, 6/10। और मेंस के लिए आप मान के चलिए इसको मॉडरेट, नीट के लिए भी मॉडरेट, एडवांस के लिए इजी टू मॉडरेट। एडवांस में ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के सवाल ही आते हैं इजी टू। एडवांस में अगर मैं कहूँगा कोई क्वेश्चन टफ है तो फिर इसका नहीं होगा, वो श्रोडिंजर का होगा। श्रोडिंजर बहुत मतलब लास्ट श्रोडिंजर 2008 में आया। तो एडवांस में एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी सवाल आसानी होता है। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखेंगे एडवांस में एटॉमिक स्ट्रक्चर के आए हुए हैं तो आपको मीन से भी आसान लगेंगे। उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, पूछेंगे रेडियस का कैसा, अगर एटॉमिक नंबर कांस्टेंट कर दिया तो कैसा होगा, n स्क्वायर के डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, तो बस उतना ही आसान आता है उसमें ना। कभी कभी मुश्किल आ जाती है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसकी डिफिकल्टी थोड़ी सी पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा हाई रहेगा, थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको। एक्स करके एक दिया हुआ है ऑर्बिटल 4s 5p 5d एंड 6f, 4 दिए गए हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताना है। अगर इनको हम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की तरह कंसीडर करके माने तो मतलब उस तरह से एनर्जी चलेगी, तो एन के हिसाब से चलेगा। एन बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी, सबसे कम एनर्जी इसकी, ठीक है, फिर इसकी इन दोनों की बराबर और देन 6। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो अब आपको देखना है y क्या है। तो देखिए ज़रा y क्या है, 1s 2p 4s 3d 4d। अब आपको बताना है अगर इसको नॉन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मान लिया आपने, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मान लिया, n प्लस एल लगाएंगे, n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 आ रही है। गेटिंग डायरेक्ट मिल गया, यहाँ पर वो लगाना भी नहीं पड़ा कि अगर n प्लस एल सेम होगा तो ग्रेटर देन n प्लस एल, मतलब कॉन्सेप्ट ये है। इफ n प्लस एल रूल क्या कहता है, ग्रेटर देन n प्लस एल ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। इफ n प्लस एल इज सेम ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट,
यहाँ पर तो सारे अलग अलग ही चल रहे हैं। एल इसका 1 होता है, इसका 0 होता है, इसका 2 होता है, उस हिसाब से हमने कर लिया। एनर्जी जो होगी वो इस तरह से चलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप बता दीजिए कि 4D 3D 4S 2P 1S। तो द ऑर्बिटल विद मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब क्या है अगला पार्ट क्या है इसका, नाउ द ऑर्बिटल विद मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन केस x with the second maximum amount of energy in case y। सेकेंड मैक्सिमम केस y का लेना है, यानी 3D पकड़ना है हमें। क्लियर? तो उधर से हमें x से हमें 3D मिल रहा है, y से, और x से हमें क्या मिल रहा है, x से हमें मिल रहा है सबसे मिनिमम पूछ रहे नहीं है, यस सबसे मिनिमम जब इन्होंने पूछा 4s मिल जाएगा। अब इन दोनों में कहानी देखिए क्या पूछ रहे हैं, ये मिल गया आपको, गिव देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ n एंड l। इसका n का वैल्यू 4 है, देख के पता चलता है ना भाई, 5s है तो n की वैल्यू 5 है, ठीक है, फिफ्थ शेल में एंट्री कर चुका है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और आपका l इसका 0 होगा, n और l की वैल्यूज देनी है, n 3 होगा, l इसका p का 1 होता है तो इसका 2 हो जाएगा, n और l की वैल्यू होगी। क्वेश्चन काफी बेहतरीन सवाल था, अभी तक जितना हमने 3 सवाल डिस्कस किया उससे ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इसको मैं डिफिकल्टी रेट करूंगा, काफी अच्छा डिफिकल्टी है इसका, 7.5/10, ठीक है। ये रैंडम डिफिकल्टीज नहीं होती है, मतलब मैं अगर पॉइंट में 7.5 दे रहा हूँ या मैं किसी को 7 दे रहा हूँ, तो वो एक पैमाना सेट है कि इतने लेवल पे हम ये 6 मार्क करेंगे, इतने पे 5, इतने पे हम 7 करेंगे, इतने पे 8 करेंगे, इतने पे 9 करेंगे, इतने पे 10 करेंगे। वो हमारा पूरा पैरामीटर सेट है, उस बेसिस पे ये 7.5 का आंकड़ा बनता है, ठीक है। ये रैंडम आंकड़ा नहीं, ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ क्वेश्चन, एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग, ये सारा उसका निचोड़, एक्सपीरियंस पे निचोड़ है ये 7.5 आता है इसका, है ना। तो 7.5 इसका मेरे हिसाब से सही होगा इसका डिफिकल्टी। मेंस और एडवांस के हिसाब से सब कुछ बता देता हूँ। मेंस में इसको मॉडरेट से टफ में कंसीडर करेंगे मैं, नीट में ये टफ आएगा, जेई एडवांस में अगर ये आता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज मॉडरेट क्वेश्चन। क्लियर? एडवांस में मैंने कहा जैसा एडमिनिस्ट्रेशन से टफ सवाल रेयरली बनते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन वाज अभी तक जैसे फोर्थ क्वेश्चन का इतना हाई डिफिकल्टी हो गया, उसके कंपैरिजन में थोड़ा ठीक है। कह रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक केस में जो है दैट इज n1, वो ट्वाइस है n2 के, और दोनों का सम यानी n1 प्लस n2 जो है वो 9 है। n1 कितना हो गया, 2 यहाँ डालेंगे तो n1 3 आ गया, n2 6 आ गया। क्या बात सही है? कहते नहीं, बात सही नहीं, क्योंकि n1 6 आ जाना है और n2 3 आ जाना है। कहते ठीक, n1 6 ले लो, n2 3 ले लो, n1 6 ले लिया, n2 3 ले लिया। अब क्या है, अब कह रहे हैं कि राइट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल एंड एम। अच्छा, तो जब n1 की केस की n1 की बारी आएगी 6, तो l की वैल्यू क्या क्या आएगी, 0 1 2 3 4 5 तक 6 वैल्यूज आएंगी। m की वैल्यूज क्या क्या कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, ये वाली, तो आपको पता है ना। ऐसे ही -3 से +3 बनेगी, -4 से +4 बनेगी, सारे वैल्यूज आपको ऐसे करके लिखने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे अगर n2 = 3 की बात करें, l यहाँ पर 0 1 2 होगा, m 0 यहाँ -1 0 1 -2 -1 0 1, सारे पॉसिबल वैल्यूज हमने लिख दी। तो ये था इसका कहानी। अब इसका मैं डिफिकल्टी रेट कर देता हूँ। डिफिकल्टी ये ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत आसान सवाल था या बहुत मुश्किल सवाल था, बट इट वॉज बोलते ना बीच बीच का सवाल, 7.5 की रेंज में भी नहीं जाएगा और ये 5 की रेंज में भी नहीं जाएगा। तो दिस इज डिफिकल्टी इसका 6/10 हम लिख के चलेंगे, ये 6/10 है। और जेईई मेंस में इस क्वेश्चन को मैं आपको मॉडरेट कंसीडर करवाऊंगा, नीट में भी ये मॉडरेट है, एडवांस में ये फिर आपका मतलब नीट में इसको आप थोड़ा सा मॉडरेट से टफ में रखिए, वैल्यू ज़्यादा लिखनी पड़ रही है, थोड़ा सा इसमें मॉडरेट से टफ रहेगा फॉर नीट। और जी एडवांस के लिए इट इज इजी से मॉडरेट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए।
तो यहाँ पर ये वाला मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कचरा हो गया, कचरे को हटा देता हूँ। जेई मेन के लिए मॉडरेट, जेई एडवांस के लिए इजी टू मॉडरेट, और मॉडरेट से टफ के रेंज में आ जाएगा फॉर नीट। तो ये हमारा आज का चैलेंजिंग टेस्ट का डिस्कशन था। 5 क्वेश्चंस थे। ओवरऑल पेपर वाज डूएबल बिकॉज चैप्टर इज आल्सो डूएबल। ओवरऑल अगर मैं एक डिफिकल्टी बता दूं आपको, ओवरऑल अगर मैं सारे क्वेश्चंस का कंसीडर करके डिफिकल्टी का पैमाना सेट करूं तो इट इज नियर टू आपका 6.5 से 7 की रेंज में इसका डिफिकल्टी 10 में से जाएगा। ओवरऑल अगर पेपर का देखें, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा आसान था, आई थिंक, हाँ थोड़ा सा वो आसान था, फिर दूसरे वाले में थोड़ा सा बढ़ा, तो तीसरे वाले में फिर बढ़ा, तो ओवरऑल 6.5 से 7 की रेंज में आएगा इसका डिफिकल्टी, ठीक है, 10 में से। तो ये आप ध्यान रखिए इसका, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। मैंने जैसा आपको दे दिया 17 अप्रैल से वी आर स्टार्टिंग सॉल्यूशंस। 5 लेक्चर में करेंगे, पूरा सीक्वेंस बता दिया है। फर्स्ट लेक्चर में विल हैव बेसिक्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, उसमें मैं मोल से ही शुरू करूंगा। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा है, उस सेशन से आपको इतना मिल जाएगा हेल्प कि आप सोल्यूशन में जितना यूज होगा वो आप कर लोगे। तो सोल्यूशन के शुरू वाले पार्ट जो है ना, अराउंड 20% लगभग वो वही है, मोल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, तो वो मैं रिवाइज करवा दूंगा। सेकंड लेक्चर में जो मेन है सॉल्यूशन का शुरू, डॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, वो डिस्कस करेंगे। फिर हम जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वैसे पूरा सीक्वेंस दे दिया गया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इवेंट ऑफ फैक्टर, फिर चौथे लेक्चर में आइडियल नॉन आइडियल, और आपका एजिट्रॉप्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे, और लास्ट में एक चैलेंजिंग टेस्ट इसका मिलेगा सॉल्यूशन का, आपका ना लास्ट फिफ्थ लेक्चर में उसका डिस्कशन। तो सॉल्यूशन हम 17 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप ज्वाइन करेंगे उसको, और उसको भी अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। हो गया, तो सेशन यहीं पे खत्म करते हैं आज। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइनल स्लाइड में दिखा देते हैं। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशंस आएगा 17 अप्रैल, सॉल्यूशंस 16 अप्रैल एसटीआर का लेक्चर 3 मैं डाल दिया हूँ कम्युनिटी पे, कल ही डाल दिया था कि मैं प्लान किया हूँ 16 तारीख को, फिर आज के बाद जैसे कल लेक्चर के लिए मैं फ्री रहूँगा, तो मैंने कहा कि कल हम स्पेशल थ्योरी का रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, तो वो रहेगा। सो ओके देन, bye bye, take care, and winding up with हमारा जो नया शुरू हुआ है एग्जिट वाला, एग्जिटिंग 1 2 3 एग्जिट।